नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपने पोएम करेंगे एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये जो पोएम है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द विकर ऑफ वेकफील्ड से ली गई है। ये उसका एक अंश है। द विकर ऑफ वेकफील्ड है वो 1761 में उसको लिखना स्टार्ट किया गया था और 1762 तक वो लिखा गया और उसे 1766 में प्रकाशित किया गया। और द विकर ऑफ वेकफील्ड है ये 170 पेजों का एक नोवेल है और उसी का ये एक अंश है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। उसी का एक अंश यानी एक शोक गीत है। अब बात करते हैं आपकी इलेजी की। इलेजी एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु या किसी के विरह वेदना पर वो गाया जाता है, यानी कि किसी के बिछड़ने पर या किसी की मृत्यु पर ये जो गीत है वो गाया जाता है। और जो आज का ये जो इलेजी है ये एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर यह गीत गाया गया है। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई आपकी जो पोएम है। तो बात करते हैं पोएम की। ये छोटी सी स्टोरी है। जब ओलिवर गोल्डस्मिथ इस्लिंगटन शहर है वहां वो रह रहे थे तो वहां की ये घटना है इसमें कि वहां एक व्यक्ति था जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल था, यानी कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, सभी की वो मदद करना चाहता था। और वो जब भी इतना दयालु था कि जब भी वो कपड़े पहनता था तो वो हमेशा ये सोचता था कि कोई एक अगर मेरे पास और कपड़े होते तो मैं किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना सकता। ऐसे इतने दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, यानी कि ऐसे मान लो एक भला व्यक्ति था। तो उसी शहर में बहुत सारे कुत्ते रहते थे, जैसे कि कुत्ते के छोटे पीले शिकारी कुत्ते और अन्य अलग अलग नस्ल के कुत्ते रहा करते थे। तो उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता जिसका वो जो व्यक्ति था वो एक कुत्ता उस व्यक्ति का दोस्त बन गया। तो वो उस कुत्ते के साथ कुछ दिन रहने लगा, लेकिन एक अपने निजी स्वार्थ की वजह से उस कुत्ते ने एक दिन उन दोनों की जब लड़ाई हुई, उस व्यक्ति की और उस कुत्ते की जब लड़ाई हुई तो अपने एक निजी स्वार्थ की वजह से उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया। जब एक पागल कुत्ते ने व्यक्ति को काटा तो वहां के शहर के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही भले व्यक्ति को इस पागल कुत्ते ने काट लिया। उस यानी कि उस कुत्ते को बहुत ही भला बुरा कहा और उन्होंने एक बात कही कि अब ये व्यक्ति ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, यानी कि एक कुत्ते के काटने पर उन्होंने ये कहा कि अब ये व्यक्ति जल्द ही मर जाएगा। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो व्यक्ति तो बच जाता है लेकिन वो कुत्ता मर जाता है। और इस कविता में यही कहा गया है कि मतलब ये भ्रांति उन लोगों में ये भ्रांति थी कि कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि इस कविता में कवि कहना चाहता है कि एक कुत्ते से भी ज्यादा जहर इंसान में होता है, यानी कि इंसान की जो दिमाग होता है उसमें एक कुत्ते से भी ज्यादा जहर होता है। तो ये इस कविता में एक व्यंग्य किया गया है। तो चलिए दोस्तों आपकी पोएम का पहला स्टेंजा करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट इफ कैन नॉट होल्ड योर लॉन्ग। वंडरस का अर्थ होता है आश्चर्य। गुड पीपल अच्छे लोग। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में कहा गया है कि सभी प्रकार के अच्छे लोग, यानी कि आप सभी अच्छे लोग इस कविता को, मेरी कविता को, ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो कह रहा है कि आप सभी प्रकार के अच्छे लोग मेरी इस कविता को ध्यान से सुने। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, अगर आप इस कविता में अगर आप आश्चर्य की कमी महसूस करोगे, अगर आपको आश्चर्य नहीं होगा, यानी कि आप इस कविता को पढ़ने में रुचि नहीं होगे तो इस कविता से आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं बंध पाओगे। इफ कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, यानी कि आप इस कविता में ज्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाओगे। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में ओलिवर गोल्डस्मिथ संबोधित कर रहा है हम सबको, ये कह रहा है कि आप सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग मेरी इस कविता को ध्यान से सुने। और अगर आप इस कविता में रुचि नहीं दिखा पाओगे, यानी आप इस कविता में रुचि नहीं ले रहे हो तो आप इस कविता से ज्यादा देर तक बंधे नहीं रह पाओगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray, यानी कि
इस स्टेंजा में कवि कह रहा है कि इस्लिंगटन शहर है, उसमें एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के बारे में सभी कहते थे कि ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो हमेशा अपना लगभग जीवन पूजा अर्चना में व्यतीत करता है, यानी कि वो नैतिक सिद्धांतों का, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो अपना पूरा जो लगभग समय है वो ईश्वर की प्रार्थना करने में व्यतीत करता है। He went to pray, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना करने में व्यतीत करता है। चलिए दोस्तों, इस पूरे फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को एक बार दोबारा देख लेते हैं। गुड पीपल, यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि सभी प्रकार के अच्छे लोग, आप सभी लोग इस कविता को ध्यान से सुने, यानी कि संबोधित कर रहा है कवि हम सबको इस कविता को ध्यान से सुनने के लिए कह रहा है कि आप ध्यान से सुने, और अगर आप इस कविता में रुचि नहीं ले पाओगे तो आप इस कविता को ज्यादा समय तक इस कविता से नहीं जुड़ पाओगे। वो हमें ये कह रहा है कि आप इस कविता को ध्यान से सुने। और दूसरे स्टेंजा में कवि एक इस्लिंगटन शहर, यानी कि जब ओलिवर गोल्डस्मिथ इस्लिंगटन शहर में रह रहा था तब की बात है, वो कह रहा है कि उस समय एक व्यक्ति था, इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो एक नैतिक उसके अपने मूल्य थे और वो ज्यादातर अपना समय है वो ईश्वर की प्रार्थना करने में बिताता। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा। A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes। यहाँ पे foes का अर्थ है दुश्मन। The nag every day he clad, clad का अर्थ होता है वस्त्र। When he put on his cloth, cloth होते हैं कपड़े। To comfort friends and foes। अब देखिए, a gentle heart, यानी कि a kind का अर्थ होता है दयालु, यानी कि वह व्यक्ति एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। यानी कि उस व्यक्ति है जो व्यक्ति के बारे में कवि कह रहा है हमें कि वो एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था और वह इतना सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि उसका इतना सहानुभूतिपूर्ण उसका हृदय था कि वो सभी की मदद करना चाहता था। टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फो, चाहे वो व्यक्ति उनके दुश्मन हो या उसके मित्र हो, वो इतना दयालु व्यक्ति था कि चाहे वो उनके दुश्मन हो या वो उसके मित्र हो, वो सभी की मदद करना चाहता था। The nagged every day he clad, यानी कि जब वह अपने वस्त्र पहनता था तो वो ऐसे सोचता था, उन व्यक्तियों के बारे में सोचता था जिनके पास वस्त्र नहीं थे, उन व्यक्तियों के बारे में सोचता था जिनके पास वस्त्र नहीं थे, और वो सोचता था कि अगर मेरे पास अन्य एक्स्ट्रा कपड़े होते तो मैं उनको दे देता। When he put on his clothes, यानी कि जब वह कपड़े पहनता था। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree। यानी कि hound होता है शिकारी कुत्ता और एक curs होता है ये आक्रामक कुत्ता। अब इस स्टेंजा में कवि कहता है कि जिस शहर में वो व्यक्ति रहता था उसमें अन्य विभिन्न अलग-अलग किस्म के कुत्ते उस शहर में रहते थे। उन जो कुत्ते उसके शहर में रहते थे उनकी नस्लों के बारे में इस स्टेंजा में वर्णन किया गया है। यानी कि एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उस कस्बे में कुछ कुत्ते रहते थे। एज मेनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ मोग्रेल, पपी यानी कि पपी छोटे कुत्ते के बच्चे, एंड हाउंड यानी कि शिकारी कुत्ते, एंड क्रस ऑफ लो डिग्री यानी कि कुछ निम्न आक्रामककारी कुत्ते और कुछ निम्न नस्ल के कुत्ते यानी कि मिश्रित नस्ल के कुत्ते। इस प्रकार इस शहर में बहुत सारे किस्म के कुत्ते रहते थे। चलिए दोस्तों, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं स्टेंजा को। A kind and gentle heart he had, यानी कि वह व्यक्ति जो उस शहर में निवास करता था वो बहुत ही दयालु और सौहार्दपूर्ण दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, यानी चाहे
कोई उसका दुश्मन हो या दोस्त हो, वो सबके प्रति दयालु स्वभाव का था। नेट एवरी डे ही ग्लैड, जब भी वह वस्त्र पहनता था तो वो ये सोचता था कि जो व्यक्ति जिनके पास वस्त्र नहीं है उनके बारे में वो सोचा करता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, जब वह अपने कपड़े पहनता था। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उसी कस्बे में बहुत सारे कुत्ते रहते थे, यानी कि मिलते थे। एज फाउंड का अर्थ होता है मिलना, एज मेनी डॉग्स देयर बी, वहां बहुत ही अलग अलग किस्म के कुत्ते थे। बहुत मोगरेल और पपी यानी कि छोटे बच्चे, वेल्प एंड हाउंड यानी कि शिकारी कुत्ते, एंड कर्स यानी कि कुछ आक्रामक कुत्ते थे, और लो डिग्री यानी कुछ निम्न कोटि के यानी निम्न नस्ल के कुत्ते उस शहर में रहा करते। चलिए दोस्तों अपने करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट were friends, but when a pick began the dog to gain his private and went mad and bit the man। अब देखिए यहाँ पिक का अर्थ होता है क्रोध यानी कि गुस्सा, और मैड पागल, ये है बिट यानी कि ये बाइट है, यहाँ पे काटना। गेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। प्राइवेट एंड का अर्थ है निजी स्वार्थ, यहाँ पे इसका अर्थ होगा निजी स्वार्थ। अब देखिए चलिए इस पैरे की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कवि ने कि जो व्यक्ति था वो वहां एक कुत्ता था, उन्हीं कुत्तों में से एक ऐसा कुत्ता था जो उस व्यक्ति का दोस्त बन गया था, उसके साथ रहने लग गया था। लेकिन एक दिन क्या है, उस कुत्ते की और उस व्यक्ति की आपस में लड़ाई हो जाती है। इस वजह से वो कुत्ता है वो उसी व्यक्ति को काट लेता है और पागल हो जाता है। चलिए दोस्तों करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा। Around from all neighboring streets, the wandering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man। यानी कि neighboring street का अर्थ होता है पड़ोस की गलियां, ठीक है। The wandering का अर्थ है आश्चर्य। Neighbors run यानी कि पड़ोसी, ran का अर्थ होता है दौड़ के आए। Swore the dog and has lost his wits यानी कि lost his wits। wandering neighbors ran and swore का अर्थ है यहाँ पे घोषणा। The dog had lost his wits to bite का अर्थ होता है काटना, so good man। यानी कि इस स्टेंजा में कहा गया है कि जब व्यक्ति को वो कुत्ता काटता है तो उसके चारों तरफ की जो गलियां हैं, वहां के जो उसके पड़ोसी है, चारों तरफ की गलियों के जो पड़ोसी रहने वाले जो पड़ोसी है वो उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और एक घोषणा करते हैं कि उस कुत्ते ने एक भले व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को काट लिया है। इस अराउंड फ्रॉम द ऑल नेबरिंग स्ट्रीट, जो उसके चारों तरफ पड़ोस की जो गलियां हैं वहां के द वंडरिंग नेबर्स, आश्चर्यचकित लोग यानी कि नेबर्स रेन दौड़ते हुए आए। वंडरिंग का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, दौड़ते हुए आए। एंड स्वोर द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट्स यानी कि उन्होंने, स्वोर का अर्थ होता है घोषणा करना। द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट्स यानी कि कुत्ते ने क्या है अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति को काटने की वजह से। चलिए एक पूरे स्टेंजा को दोबारा देख लेते हैं दोनों को। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, जब स्टार्टिंग में जब जो कुत्ता और वो व्यक्ति है आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बट व्हेन ए पिग बिगन, लेकिन एक दिन क्या है कि क्रोध आने की वजह से क्या है, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, और वो कुत्ता है जो अपने निजी स्वार्थ की वजह से वेट मेट एंड बाइट द मैन, वो पागल हो जाता है और अब जो उसका दोस्त व्यक्ति होता है जो उसको काट लेता है। अराउंड फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्ट्रीट, जब वह कुत्ता उस व्यक्ति को काटता है तो उसके जो चारों तरफ के जो पड़ोसी है वो दौड़ते हुए वहां पर आते हैं। द वंडरिंग नेबर्स रैन यानी कि वो आश्चर्यचकित जो पड़ोसी होते हैं वो वहां दौड़ते हुए आते हैं। एंड swore the dog had lost his wits, और वो एक घोषणा करते हैं कि जो कुत्ता है जिसने एक भले व्यक्ति को काट दिया है वो पागल हो गया है। to bite so good man यानी कि बाइट का अर्थ होता है काटना, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति को काटने की वजह से जो कुत्ता है वो पागल हो गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। The wounded seems both sore and sad to every Christian eye, and while they saw the dog was mad, they saw the man would die। यानी क्रिश्चियन आई का ये अर्थ है यहाँ पे, क्रिश्चियन आई का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि वहां जो व्यक्ति थे
जो जो धार्मिक प्रवृत्ति के ईसाई व्यक्ति थे उनके बारे में लिखा गया है। क्रिश्चियन आई का अर्थ यहाँ पे है वो जो धार्मिक प्रवृत्ति के ईसाई धर्म के लोग थे। एंड while they showed the dog was mad, यानी कि वो अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाए थे कि जो कुत्ता है वो पागल था। श्योर the dog was mad, mad का अर्थ होता है पागल होना। they showed the man would die, अब जबकि वो निश्चित नहीं कर पाए थे कि कुत्ता पागल था, लेकिन उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो व्यक्ति है जो मर जाएगा। यानी कि उनको ये भी नहीं पता था कि कुत्ता पागल है या नहीं, लेकिन उन्होंने घोषणा ये कर दी कि श्योर का अर्थ होता है घोषणा करना कि जो वो व्यक्ति है जिसको कुत्ते ने काटा है वो मर जाएगा। The wound it seemed both sore and sad, यानी कि जब कुत्ते ने उस व्यक्ति को काटा था तो sore and sad का अर्थ यहाँ पे, यानी कि जब उस कुत्ते ने व्यक्ति को काटा था तो जब वो क्या है कि घाव हो गया, वो ऐसे लाल घाव हुआ था, उसके बारे में कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो लाल घाव है वो पीड़ादायक और कष्टदायक है। और वहां के जो क्रिश्चियन आई का अर्थ है यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के ईसाई धर्म के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या कह रहे थे कि जो यह नहीं निश्चित कर पा रहे थे कि कुत्ता है वो पागल था, लेकिन उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। बट soon a wonder came to light that showed the rugged they lied the man recovered of the bite the dog it was that died, यानी वंडर का अर्थ है यहाँ आश्चर्य, came to light that showed का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, the rogue यानी ये लिखा है इसका अर्थ है रब्स का अर्थ है कि दुराचारी, यानी दुराचारी ऐसे दुर्व्यवहार के व्यक्ति उनके बारे में ये कहा गया। दे लाइड यानी कि झूठे व्यक्ति। द मैन रिकवर्ड का अर्थ होता है रिकवर होना यानी कि वापसी यानी सही होना। ऑफ द बाइट यानी कि कुत्ते के काटने के बावजूद। द डॉग इट वाज दैट डाइड, लेकिन डाइड का अर्थ होता है मरना यानी कि कुत्ता है वो मर जाता था। देखिए इसमें ये कहा है कि बट सून ए वंडर केम टू लाइट, यानी कि थोड़ी ही देर बाद में क्या होता है कि एक ऐसा आश्चर्य होता है। बट सून ए वंडर केम टू लाइट यानी कि एक ऐसा आश्चर्य हुआ। द शोड द रग लाइट यानी कि जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति थे वो गलत साबित हुए यानी कि झूठे साबित हुए। यानी जिन व्यक्तियों ने ये कहा था कि कुत्ते के काटने पर वो व्यक्ति मर जाएगा, वो व्यक्ति अब झूठे साबित हुए। एक ऐसा आश्चर्य हुआ। The dog it was that died, यानी कि जो व्यक्ति था वो तो सही हो गया, लेकिन जो कुत्ता है अंत में वो मर जाता है। इस पूरे स्टेंजा में ये कहा है कि बट सून ए वंडर, यानी कि एक ऐसा आश्चर्य होता है कि वो कुत्ता है वो तो मर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बच जाता है। यानी जो बुरे स्वभाव के जो लोग थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि अंत में वो व्यक्ति मर जाएगा, वो अब गलत साबित हो गए। इस स्टेंजा के दोनों स्टेंजा की एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोनों स्टेंजा को द बाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन। यहाँ पे कहा है कि जब कुत्ते ने काटा था तो शोर एंड सैड यानी कि एक ऐसा लाल घाव हो गया था वहां जब कुत्ते ने उसको काटा था। टू एवरी क्रिश्चियन आईज, जो वहां के ईसाई धर्म के लोग हैं उन्होंने कहा कि द एंड व्हाइल दे श्योर द डॉग वाज मैड, वो यह नहीं निश्चित कर पाए थे कि जो कुत्ता है वो पागल था, लेकिन दे श्योर द मैन वुड डाई, यानी कि उन्होंने यह बतला दिया था कि जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन क्या होता है कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। दैट शोड द रब दे लाइट, यानी कि एक ऐसे आश्चर्य की बात होती है कि जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति थे वो गलत साबित हुए। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, यानी कि कुत्ते के काटने के बावजूद जो व्यक्ति है वो रिकवर्ड यानी कि सही हो जाता है वापस। द डॉग इट वाज दैट डाइड, लेकिन जो कुत्ता था वो अंत में मर जाता है। तो चलिए दोस्तों इस स्टेंजा की अपने एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वो देख। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। जिस तरह अपने पूरी पोएम की पिछली बार पूरी पोएम की एक ही एक्सप्लेनेशन एक ही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट किया था, उसी तरह अपने इस पोएम के भी आपको एक ही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये रेफरेंस देखिए। These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog, यानी कि ये आपकी पोएम का नाम है, वो इस हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे composed by Oliver Goldsmith, यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इसको लिखा था, कंपोज किया था। कॉन्टेक्स्ट में देखिए,
अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। रेफरेंस तो एक सभी इस पोएम की सभी स्टेंजा का एक रेफरेंस तो हो जाएगा। बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की तो कॉन्टेक्स्ट को आपको किस तरह करने हैं, आपके जितने भी स्टेंजा है उनमें उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अब ये कॉन्टेक्स्ट है, जैसे फर्स्ट जो स्टेंजा है, फर्स्ट या सेकंड स्टेंजा, उन दो स्टेंजा का जैसे आ जाए तो उसमें आपको ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद में देखिए जैसे आगे के नेक्स्ट स्टेंजा है उसके लिए ये आपको सीखना है, और उसके बाद में जो आगे का लास्ट स्टेंजा है उसके लिए आपको एक थर्ड जो मैं कॉन्टेक्स्ट है वो और लिखवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो द पोएट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पोएट्समैन हु लिव्ड इन Islington and lead a religious life only during his prayer hours। यानी कि कवि हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो इस्लिंगटन शहर में रहता था और वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का था जो ईश्वर की प्रार्थना किया करता था। यानी कि प्रेयर हाउस ईश्वर की क्या है वो प्रार्थना किया करता था। Dog's pride was hurt by the man, so the dog planned to revenge it। These above lines give us the account of the situation when the dog had bitten the man। यानी कि the dog was hurt by the man, जब क्या है कि कुत्ते की और व्यक्ति की उस व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है तो वो कुत्ता है उससे व्यक्ति से बदला लेने की भावना, बदला लेने की सोचता है, तो वो जो कुत्ता है वो उस व्यक्ति को काट लेता है। प्लान टू रिवेंज इट, यानी बदला लेने का, रिवेंज का होता है बदला लेने के वो सोचता है। दीस अबव लाइंस गिव अस, यानी कि वो फिर कुत्ता क्या करता है कि उस व्यक्ति को काट लेता है। ये जो आपकी जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है, वो आपको उस हिसाब से करनी है कि जो आपकी स्टेंजा की लाइन दी हुई है, जैसे मान लो फर्स्ट या सेकंड स्टेंजा है जिस लाइन में दी हुई है उस हिसाब से आपको देख के करनी है। अगर शुरू के जो स्टेंजा आ जाए तो उसमें आपको ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो लास्ट कॉन्टेक्स्ट है इसमें जो आपके जो लास्ट स्टेंजा दिए हुए हैं पोएम में, जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम के, उसमें आपको क्या है ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है ये लिखना है। यानी कि जो लास्ट लाइनें हैं उनमें ये कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपको। देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है कि the poem is a good example of satire on human behavior। satire होता है हास्य व्यंग्य, यानी कि एक अच्छा हास्य व्यंग्य है जो human behavior मानव के व्यवहार पर ये एक अच्छा हास्य व्यंग्य है। The sudden reversal of situation in the end of the poem makes the satire bitter। The man believed to die recover and the dog cursed for deceased die। यानी कि क्या है कि ये एक अच्छा व्यंग्य है। इसमें क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो तो रिकवर्ड हो जाता है, यानी कि सही हो जाता है, और जो कुत्ता है अंत में वो मर जाता है। यानी कि वहां के जो क्रिश्चियन आई, यानी कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक घोषणा करते हैं कि जो कुत्ता है वो उसके काटने से व्यक्ति है वो मर जाएगा, लेकिन उनकी घोषणा है वो झूठी साबित होती है और जो आदमी है वो बच जाता है और कुत्ता है वो मर जाता है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो आपके जो लास्ट के जो स्टेंजा है उसमें ये आपको लिखनी है। उसके बाद में बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है आपको, ये पूरी जो स्टेंजा है पूरी पोएम के, उसके जो स्टेंजा जो फर्स्ट जो स्टेंजा है शुरू की जो लाइनें हैं उनमें आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसकी मैं आगे की एक्सप्लेनेशन बता दूंगा आपको उस लाइनों को देख के ही उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। इन दिस लाइंस द पोएट सेज दैट, ये आपको लिखना है, यानी इन पंक्तियों में कवि कहता है कि द मैन वाज काइंड हार्टेड, जो व्यक्ति था वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था, यानी कि दयालु था। काइंड हार्टेड यानी कि दयालु स्वभाव का था। He gave the people slash with his kind and sympathetic attitude। He found no difference between his friends and enemy। यानी कि वो सभी लोगों के प्रति, वो दयालु हृदय का व्यक्ति था, वो सभी लोगों के प्रति दयालुता का भाव, यानी कि सभी व्यक्तियों को की वो हेल्प करता था, चाहे वो उसके एनिमी यानी कि दुश्मन हो या फिर उसके फ्रेंड हो। The postman dressed himself every day and believed that he had dressed the naked poor। यानी कि वो जब भी कपड़े पहनता था तो वो ये सोचता था
कि वो व्यक्ति जिनके पास कपड़े नहीं है, यानी उन व्यक्तियों के बारे में सोचता था कि ऐसे भी जो व्यक्ति होंगे जिनके पास कपड़े नहीं है, और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े होते तो मैं उनको देता। यानी कि इतने दयालु हृदय का व्यक्ति था वो, अपने दुश्मन और अपने दोस्तों सभी के बारे में वो अच्छा सोचता था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे की एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इसमें देखिए, इन दीज लाइंस द पोएट गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डॉग्स, यानी कि जो जिन लाइनों में कुत्ते की नस्लों के बारे में जो वर्णन किया गया उनमें आपको ये लाइनें लिखनी है कि इन दिस लाइन द पोएट गिव्स अस ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड्स ऑफ द डॉग दैट वर फाउंड इन द टाउन, यानी उस बस्ती में वहां जो लोग हैं, वहां जो कुत्ते रहते थे उनकी जो किस्म है उनके बारे में वर्णन किया गया। द काइंड्स ऑफ द डॉग दैट लिव्ड इन दैट टाउन वर डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, यानी कि जो कुत्तों की किस्में हैं जहां जिस बस्ती में वो रहते थे उनके बारे में बताया गया कि वहां अलग अलग किस्म के जो कुत्ते रहते थे, मिक्स ब्रीड है, जो यंग डॉग है, कुछ जवान कुत्ते पपीज यानी छोटे कुत्ते के पिल्ले, एंड डॉग यूज फॉर हंटिंग, और कुछ शिकारी और रेसिंग कुत्ते हैं वो उस बस्ती में रहा करते थे। यानी कि जो आपका वो जो जिस स्टेंजा में कुत्तों की नस्लों के बारे में जो वर्णन किया गया उसमें आपको उस एक्सप्लेनेशन में आपको ये लिखना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। These lines create a very interesting scene. The dog had bitten the man, यानी कि जब जो कुत्ता है वो व्यक्ति को काट लेता है तो उस स्टेंजा में आपको ये लाइनें लिखनी है। The lines create a very interesting scene, यानी कि जो लाइन है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट करती है। The dog had bitten the man, यानी कि जो कुत्ता है वो आदमी को काट लेता है। This news spread like a fire, जो यह न्यूज है वो आग की तरह फैलती है। The people living around ran to the so called good man, यानी कि जो व्यक्ति है, जो आसपास की जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो भागकर वहां आते हैं। They were surprised, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। They blamed the dog for this unfortunate incident, वो क्या है कुत्ते को ब्लेम करते हैं इस घटना के लिए। They said that the dog had become mad so he bite the man, वो कहते हैं कि जो कुत्ता है वो पागल हो गया है और उसने आदमी को काट लिया है। The poet successfully highlights the point that the society is full of so immortal people, यानी कि जो कवि है वो यहाँ पे हाईलाइट करता है कि जो वहां के जो व्यक्ति है वो इमोर्टल यानी कि अंधविश्वासी लोग हैं, वो ये बिना निश्चित किए हुए कि कुत्ता पागल है या नहीं है वो ये कह देते हैं कि ये कुत्ता पागल है और उसने व्यक्ति को काट। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन करनी है इस हिसाब से, ये दोनों करवाई दिए। आपको क्या है कि सबसे पहले स्टेंजा को देखना है, उसमें जो स्टेंजा शुरू के स्टेंजा है उसमें शुरू वाली एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा है उसकी लाइनों का थोड़ा बहुत अर्थ देख के आपको उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आपको ये ध्यान रखना है जो स्टेंजा में जो लाइनें दी गई है उसमें जो अर्थ है उसके हिसाब से जो वो लिखना है। जैसे इस जो एक्सप्लेनेशन का है इसका जो स्टेंजा होगा उसमें कुत्तों की नस्लों के बारे में वर्णन किया गया, उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और उसके बाद में जब वो कुत्ता है जो आदमी को काट लेता है तो उसके बाद की जो ये एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी है। तो दोस्तों अब करते हैं अपने इस पोएम का लास्ट स्टेंजा। अब लास्ट स्टेंजा में क्या होता है कि कुत्ता मर जाता है और आश्चर्य होता है सबको। ये वो जो स्टेंजा है उसकी आपको बस इतने ध्यान रखनी है, लाइनों का थोड़ा बहुत स्टेंजा का आपको थोड़ा बहुत मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप इसे एक्सप्लेनेशन को आसानी से कर सकते हैं। ये काफी बड़ी पोएम थी तो एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़े अलग अलग से करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आप पोएम के हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इस एक्सप्लेनेशन की, देखते हैं। इसमें लिखा है the mad dog had bitten the man so the people accepted the man would die but the man recovered and the dog died, it was really wonderful। यानी कि the mad dog यानी कि जो पागल कुत्ता है had bitten the man, वो क्या है कि आदमी को काट लेता है। so the people accepted, तो वहां के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं The man would die, जो आदमी है वो मर जाएगा। But the man recovered, लेकिन अंत में क्या होता है कि जो आदमी है वो recovered यानी कि सही हो जाता है। And the dog died, और कुत्ता है क्या वो मर जाता है।
इट वाज रियली वंडरफुल। ये क्या है, बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। यानी कि वहां के जो क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से आदमी है वो निश्चित ही रूप में वो मर जाएगा। लेकिन क्या है, एक आश्चर्य वाली बात होती है अंत में कि जो आदमी है वो तो रिकवर्ड हो जाता है, यानी कि सही हो जाता है, बच जाता है, लेकिन अंत में वो पागल कुत्ता है जो जिसे उन लोगों ने कहा था कि वो पागल है वो मर जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपको आपकी जो चीज आपको समझ में नहीं आई है उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।